हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए के द्विकुंडली नमूना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डीएनए की संरचना के बारे में जान लिया था। तो देखें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडली नमूना है, दो साइंटिस्ट है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, उनके द्वारा दिया गया था। तो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया? द्विकुंडली नमूना दिया। उन्होंने एक विधि काम में ली जिसका नाम होता है एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके द्वारा डीएनए का जो डबल द्विकुंडली नमूना है वो दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है ये द्विरज्जुकी होता है, दो लड़ियों से मिलकर बना होता है। जैसे इस तरह दो लड़ियां होगी डीएनए में, जैसे हमने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है। और ये दोनों लड़ियां हैं जो डबल स्ट्रैंड है, ये क्या होते हैं? प्रति समानांतर होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक 5 डेज से 3 डेज है तो दूसरा क्या रहेगा? 3 डेज से 5 डेज रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। हम इसको बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है। अब ये दोनों रज्जुक होते हैं, दो लड़ियां होती है, इनके बीच में डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? इनके बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रम होती है। तो डीएनए के दो रज्जुकों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 20 एंगस्ट्रम हो गई। और एंगस्ट्रम किसको कहेंगे हम? 10 की घात माइनस 10 को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। क्योंकि 20 को मैंने ऐसे कैसा लिख दिया? एंगस्ट्रम किसको कहते हैं? 10 की घात माइनस 10 को। और मीटर इसके आगे लगा देते हैं। इनके अलावा हम इसको नैनोमीटर में भी काउंट कर सकते हैं। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की घात माइनस 9। तो 2 नैनोमीटर हम बोल सकते हैं, या 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हो। तो 10 की घात माइनस 9 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर। तो इन चारों रूप से हम दिखा सकते हैं कि डीएनए के दो रज्जुकों के बीच की दूरी। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको क्या करेंगे कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए या 3 दे दिए और कह दिया कि उपरोक्त सभी, तो उसमें कौन सा सही रहेगा? उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्यों? 20 एंगस्ट्रम भी है, 2 नैनोमीटर भी है, 20 गुणा 10 की घात माइनस 10 भी सही है, और 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 भी सही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो डीएनए में कौन सा कुंडलन पाया जाता है। तो डीएनए में जो कुंडलन होता है वो राइट हैंडेड होता है, दक्षिणावर्त। इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह घूम रहा होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है डीएनए में, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। एक डीएनए का प्रकार हम और पढ़ेंगे जिसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब डीएनए के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा डीएनए के क्षार के बीच में युग्मन पाया जाता है, यानी जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये है एडिनिन है, ये थाइमिन के साथ में जोड़ा बनाएगा, और ग्वानिन है, ये साइटोसिन के साथ में युग्म बनाएगा, पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। तो एडिनिन और जो थाइमिन है उसके बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होंगे? 2 होंगे। और ग्वानिन और साइटोसिन है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आया था 2 की स्पीड से और चला गया 3 की स्पीड से। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। इनके अलावा यहां से एक रूल और बनता है जिसको हम कहते हैं चार गाफ का नियम। चार गाफ का नियम। हालांकि याद रखना है कि ये जो चार गाफ का नियम है ये वॉटसन और क्रिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इनका मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं, बाद में उन्होंने नियम दिया था। तो चार गाफ का नियम हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो डीएनए में एक गहरा गड्ढा होता है और एक हल्का गड्ढा होता है। ठीक है, जो जो गहरा गड्ढा होगा उसको हम क्या कहेंगे? गहरा गर्त और हल्का गर्त, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव कहते हैं। तो अगर आप डीएनए इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसमें आपने गहरा गड्ढा हल्का गड्ढा रंग से दिखाया नहीं है। तो डीएनए बनाने का सही तरीका ये होता है, जैसे आपने एक लड़ी दिखा दी डीएनए की, अब दूसरा रज्जुक दिखा रहे हो इसके साथ साथ में चलेगा, और जहां जहां इसमें घुमाव आएगा उसमें भी घुमाव वहीं पर ही दिखाना है। इससे आपको एक गहरा गड्ढा मिल जाएगा और एक हल्का गड्ढा मिल जाएगा, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप बनेगा। ठीक है। अब जो हमने कहा कि डीएनए में जो कुंडलन होता है वो कौन सा होता है? दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। ठीक है, तो एक कुंडलन है, ठीक है, डीएनए का जो एक कुंडलन है यानी एक घुमाव है, डीएनए इस तरह घूम रहा है, तो इसका जो एक घुमाव है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है? वो होती है 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, 34 एंगस्ट्रम। इसको आप 34 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर भी कह सकते हो, या इनके अलावा आप कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हो, या 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हैं। तो जो डीएनए का एक कुंडलन होगा उसकी लंबाई कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रम हो गई, यानी एक हेलिक्स की, डीएनए के एक्स हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी है? 34 एंगस्ट्रम है। सॉरी, लेंथ, डिस्टेंस नहीं। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो डीएनए का एक कुंडलन, देखो कहां से कहां काउंट करते हैं, एक मेजर ग्रुप से दूसरा मेजर ग्रुप, ये पूरा एक कुंडलन कहलाएगा, एक मेजर ग्रुप से दूसरा मेजर ग्रुप। और एक कुंडलन के अंदर लगभग 10.5 क्षार युग्म पाए जाते हैं। क्षार युग्म जिसको हम बोल देते हैं बेस पेयर। ठीक है, 10.5 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो डीएनए के एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म होते हैं?
एक कुंडल में 10.5, या आप इसको अधिकतर बुक्स में इसको लिखा जाता है 10 क्षार युग्म भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 10 क्षार युग्म सही होता है, 10.5 आप कह सकते हो 10 क्षार युग्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एक क्षार युग्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्षार युग्म हो गया, ये तीसरा क्षार युग्म हो गया। तो ऐसे जो क्षार युग्म है इनकी संख्या कितनी होती है, 10.5 या 10, हम कह सकते हैं 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं एक कुंडलन में। अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, कि यहाँ एक क्षार युग्म से और दूसरे क्षार युग्म के बीच की दूरी, तो जो दो क्षार युग्म है बेस पेयर है उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम। अब देखो कैसे आया, हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक एक कुंडलन पूरा हो रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रम है। अब इस कुंडलन के अंदर 10 क्षार युग्म है तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना है हमारे पास, 3.4 आ गया। तो 3.4 एंगस्ट्रम क्या है, दो क्षार युग्म के बीच की दूरी है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर, या 0.34 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो इन चारों रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये था जो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो द्विकुंडली नमूना दिया था उसके बारे में। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि ये चार गाफ का नियम क्या है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं चार गाफ का नियम क्या है। तो देखिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चारगाफ, उन्होंने कहा कि जो डीएनए में एडिनिन है, ठीक है, एडिनिन की जो संख्या होती है ये बराबर होती है थायमिन की संख्या के। नंबर ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। और इसी तरह ग्वानिन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी साइटोसिन की संख्या के, साइटोसिन की संख्या के। इसको हम शॉर्ट में से सकते हैं, ए बराबर होगा टी और जी बराबर होगा सी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक डीएनए में आपको दे दिया गया कि टोटल 100 न्यूक्लियोटाइड है, टोटल कितने 100 न्यूक्लियोटाइड है, और एडिनिन की संख्या आपको 20 दे दी गई है। तो एडिनिन की संख्या 20 हो गई तो थाइमिन की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। अब 20 और 20 टोटल हो गए हमारे पास 40, बचे कितने, ठीक है 60 बच गए। अब 60 को इस दोनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो ग्वानिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 होगी, और साइटोसिन की संख्या भी 30 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि कौन कौन से तरीके से हम इस चार ग्राफ को नियम को दर्शा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बराबर ए बराबर होता है टी एंड जी बराबर होता है, एंड नहीं सॉरी कोमा लगाएंगे, जी बराबर सी होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, ठीक है। तीसरा हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए प्लस सी बराबर टी प्लस जी, ये भी सही है। इसको और कौन से तरीके से दिखा सकते हैं, ए प्लस जी बटे टी प्लस सी बराबर एक, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये वैल्यू है, ये यहाँ पर आप रख के देखें। अगर ये वैल्यू इस तरह आप रख देते हैं तो आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया जैसे ए बराबर कितना है 20, तो टी भी कितना हो गया 20, तो जी 30 है और सी भी 30 है, तो ये यानी बराबर बराबर संख्या हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ए प्लस जी, ए प्लस जी कितने हैं, ए हमारे पास 20 है और जी कितना है ग्वानिन 30 है, बराबर टी प्लस सी, टी कितना है 20 है प्लस सी कितना है 30 है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हम लिख देंगे 50 बराबर 50, यानी सही है। तो हम इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या हम इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। तो मैंने ए प्लस सी, ए कितना है मेरे पास 20 है और सी कितने हैं यहाँ पर 30 है, बराबर टी, टी कितने हैं 20 है, और फिर है हमारे पास जी, जी कितना है 30 है। तो ये भी कितने हो गए 50 प्लस 50, सॉरी 50 बराबर 50, यानी सही तरीका है। फिर आ जाते हैं ए प्लस जी, ए कितने हैं 20 है और जी हमारे पास कितने हैं 30 है, अपॉन टी प्लस सी, टी प्लस सी कितने, टी हमारे पास 20 है और सी हमारे पास 30 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 50 बटे 50, और 50 बटे 50 कितना होता है 1 है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हम इन तरीके से इन तरीकों से हम इसको दर्शा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर मान लो कहीं पर एमसीक्यू आ गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे दिया कि क्या हम ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, जी प्लस सी, क्या इस रूप में हम चारगाफ के नियम को दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, मैंने ये रखा 20 प्लस टी की वैल्यू कितनी हो गई 20, बराबर जी कितना है 30 और सी कितना है 30। तो अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 40 बराबर 60। तो क्या 40 और 60 बराबर होते हैं, नहीं होते, गलत है। तो इसका मतलब इस तरह हम इनको चारगाफ के नियम में इस समीकरण को नहीं दिखा सकते।
तो ये था जो डीएनए है उसका द्विकुंडली नमूना और चारगाफ का नियम। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।